अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम बड़ा मुनफरिद कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जुगैत पीर फार्म और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जो ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बात करेंगे एक तो चोलिस्तानी नस्ल के हवाले से ओवरऑल पंजाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब में ब्रीडिंग फार्म्स कितने हैं, उसके बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों के हवाले से रोही चोलिस्तान की बेहतरीन खूबसूरत नस्ल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और यहाँ बड़े मुनफरिद नाम भी हैं, ये कुछ गाय के जो हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं, तो उसके हवाले से उन मखसूस नामों से मखसूस करैक्टर की गायें जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, फार्म सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर रियाज हुसैन शाह साहब और PhD हैं, उन्होंने किया है और उन्होंने किस किस हवाले से क्या क्या चीज़ें देखी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और आज बहुत सारी गाय जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जुगैत पीर फार्म किस तरह मुनफरिद है, क्या खसूसियात हैं? ये जो गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म जुगैत पीर है, पंजाब में टोटल 17 फार्म हैं इस गायों के हवाले से और जिसमें भैंसें भी हैं। ये मुनफरिद इसलिए है कि पंजाब का ये वाहद एक फार्म है जिस पे सिर्फ प्योर चोलिस्तानी नस्ल के जानवर रखे गए हैं। और पंजाब में 12 नस्लें हैं गायों की, जिसमें दूध देने वाली 3 बेहतरीन नस्लें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर साहिवाल है और दूसरे नंबर पर ये चोलिस्तानी जो है ना नस्ल है। सही। और ये गाय जो है, आपकी PhD चोलिस्तानी नस्ल जी मेरी PhD भी चोलिस्तानी गायों के ऊपर, चोलिस्तानी गाय की नस्ल जो है उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने PhD की है और ये बहुत शानदार बात है। अच्छा, ये फार्म उसकी ये ब्रीडिंग के हवाले से है? जी, ये ब्रीडिंग के हवाले से है। हमारे इस फार्म का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस चोलिस्तानी नस्ल के जो जानवर हैं, चूँकि ये दूसरी बेहतरीन नस्ल है पाकिस्तान की दूध देने वाली, इसके बेहतरीन नस्ल के हम बुल प्रोड्यूस करते हैं जो फार्मर्स को देते हैं, जो अपनी जानवरों की ब्रीडिंग करवा के उससे आला औसाफ के जो है जानवर वो इससे पैदा करते हैं। इन गायों की सबसे अहम खूबी ये है कि ये 13 से 15 तक बच्चे जो हैं ये देती हैं। एक गाय? अच्छा जी। और इस वक्त हमारे फार्म पे ऐसे जानवर मौजूद हैं जिन्होंने 13वां बच्चा देना है और 15 बच्चे देने वाली गाय भी जिसने 15 बच्चे दिए हैं वो हमारे फार्म पे मौजूद हैं। वो उनसे भी मुलाकात कराएंगे, उनको भी देखेंगे यकीनन। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि सर ब्रीड के हवाले से बात करें तो प्योर ब्रीड ज़ाहिरी बात है इंतहाई अहमियत की हामिल है। चोलिस्तान की प्योर ब्रीड के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो गर्मी को भी बर्दाश्त करती है, चारे की कमी को भी बर्दाश्त करती है, पानी की कमी को भी बर्दाश्त करती है। तो आपके फार्म पे हम देखते हैं कि गाय जो है इनकी सेहत भी अच्छी है। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अच्छी से अच्छी गाय कितना दूध आपका दे देती है आपको दोनों टाइम का मिला के? जी, वो हमारी जो अच्छी गायें हैं वो 20 लीटर तक दूध जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा जी। 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम का वो दूध प्रोड्यूस करती हैं। सही। और इन गायों की ये है कि ये थोड़ा खा के अच्छा प्रोड्यूस करते हैं और इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ढीली इनकी स्किन है, बिल्कुल सही, ठीक है जी, और बड़े डोसाइल हैं, मारने वाले ये जानवर नहीं हैं, बड़े प्यार करने वाले जानवर हैं। तो इस तरह से हम इनको जो इनके हैं दूध बेहतर, बाहर फील्ड में जो जानवर हैं वो 2 से 4 लीटर दूध देते हैं। सही। हमने उनकी मैनेजमेंट बेहतर करके हम फार्मर्स को यहाँ पर बुलाते हैं, फार्मर डे बनाते हैं और उनको दिखाते हैं कि अगर इन्हीं गायों की अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल, ये अहलियत रखी है कि ये 10 लीटर एक टाइम का दूध दे सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा है इसके कलर्स के हिसाब से भी माशाल्लाह ये प्योर चोलिस्तानी का कलर है मेरे ख्याल में। इसमें ब्लैक में, ब्लैकिश में भी है जी, ठीक है ना? ये चोलिस्तानी में 2 रंग हैं, एक ये मक्खी चीना ब्राउन में है और एक ब्लैक में है। सही। ये ही दोनों कलर जो हैं ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा। हमारे इस चोलिस्तान के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने आपने जानवर इस फार्म पे रखे हुए हैं और क्या आम लोग भी इस्तिफादा यानी यहाँ से कोई अच्छी ब्रीड्स आपसे ले सकते हैं? जी, इस वक्त हमारे पास 450 जानवर हैं प्योर चोलिस्तानी नस्ल के। सही। और उसमें जो मेल हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी जो उसमें बछड़े हैं अच्छी नस्ल के वो हम ज़िंदा वज़न के हिसाब से देते हैं 250 रुपये पर केजी के हिसाब से। वो जो भी ब्रीडर्स हैं जिनके पास चोलिस्तानी नस्ल के जानवर हैं वो किसी भी वक्त जो है वो हमसे ले सकते हैं। अच्छा। तो बाकी जो उनकी जो बछड़ियाँ हैं वो हम साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम ऑक्शन करते हैं। तो उस ऑक्शन के ज़रिए वो लोग न ले सकते, जिसमें हामला जानवर भी होते हैं, दूध देने वाले जानवर भी होते हैं और जिनमें कुछ थोड़ा डिफेक्ट होता है वो जानवर भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फार्म बनाए जो यहाँ ऑक्शन से जानवर लेके जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बाहर जो है अब प्योर नस्ल का चोलिस्तानी जानवर
मिलता नहीं है, सही, मुयस्सर नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ से जो जानवर लेके जाते हैं वो चूँकि उनकी पूरी के हिस्ट्री शीट होती है, उनका पूरा डेटा होता है, उसकी नानी से लेकर उस जानवर तक हमारे पास उसका रिकॉर्ड महफूज होता है। सही। तो इसलिए वो ले जाते हैं ताकि अच्छी नस्ल को वो अपने फार्म पर लेके जा सकें। इससे यहाँ से लोग जानवर अपने वो फीमेल भी मादा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो नीलामी के ज़रिए। वो नीलामी के ज़रिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो जानवर हैं, चोलिस्तान की जो गाय है, अगर किसी के घर में है वैसे, या चोलिस्तान के अंदर वो ट्रैवल कर रही है, वहाँ पर वो ग्रेजिंग कर रही है, तो वो उसका 2 लीटर 3 लीटर तक दूध, जैसे अभी आपने बताया, आपने कहा कि हमने मैनेजमेंट से उसको पर टाइम जो है हर टाइम पे 10 लीटर पे ले गए हैं, दिन का 20 लीटर हो गया। तो आपको लगता है कि इसकी मैनेजमेंट बेहतर करके दूध बढ़ाया जा सकता है, वनडे का इस्तेमाल हो सकता है, चारे का मैनेजमेंट चेंज हो सकती है? मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं? मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि एक जानवर उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं कि एक दिन में उसको पानी कितना चाहिए, उसको सब्ज़ चारा कितना चाहिए, और उसको ये वंडा जो है वो उसको कितना चाहिए। सही। जब हम उसकी वो सारी ज़रूरियत उसकी पूरी कर देते हैं, फिर उसका जितना उसके अंदर जेनेटिक्स होती है, जो उसका जीनियाती उसका है, वो उसका सारा पोटेंशियल उसका आ जाता है। उससे हम जितनी आप अच्छी मैनेजमेंट कर लेंगे उतनी आप उसकी इम्प्रूवमेंट उसकी कर सकते हैं। तो ये हम फार्मर्स को दिखाते हैं कि उन्हीं जानवरों को अगर अच्छे माहौल में अच्छी मैनेजमेंट में रखा जाए और उनकी तमाम जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, तो उनकी दूध की पैदावार को जो है ना 2 गुना 3 गुना किया जा सकता है। अच्छा, 2 गुना 3 गुना ये भी मुमकिन है कि उसको किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने ये भी आपका एक्सपीरियंस है कि एक ही तरह के जानवर आपने मुख्तलिफ जगहों पे खड़े किए हों और उनके रिज़ल्ट में भी फ़र्क होता है? जी, वो फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम चूँकि पंजाब में सिर्फ एक ही फार्म है चोलिस्तान का, इसलिए अभी जो हुकूमत का जो है उसमें हम जानवरों को और भी जगहों पर जो चोलिस्तान का फार्म बना रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट का जो है ना डिफरेंस उससे भी पता चल जाए कि ये जेनेटिक्स का रोल है या कि मैनेजमेंट का भी इसके साथ रोल है ना। अच्छा। लेकिन हमेशा जो जानवर जो परफॉर्म करता है वो जेनेटिक्स और मैनेजमेंट दोनों चीज़ें मिलकर जानवर की प्रोडक्शन पर असरअंदाज होती हैं। दोनों चीज़ें मिलकर वो अगर अच्छी जेनेटिक्स है लेकिन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है लेकिन उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, सही, तो वो जो है ना वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो चोलिस्तान के अंदर जो इस वक्त गाय मौजूद हैं, जो चल रही होती हैं, 2-2 250 एक बंदे के पास हैं, तो वो प्योर चोलिस्तानी है या चोलिस्तानी के अंदर भी कोई मिक्सचर मौजूद है? जी, मोस्टली जो लोगों ने बाहर से बुल लेके आते हैं, जिनकी कोई पेडिग्री कोई उसका नहीं पता होता, अबाव इजाज़त गया, उससे वो क्रॉसिंग करवा लेते हैं। और मेनली जो है फार्मर जो है वो अगर सारा दिन उसके जानवर आते हैं तो उसमें बुल उसने छोड़ा होता है, ठीक है, नेचुरल वो न ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो जो भी बुल उसको मिल जाता है उससे वो ग्रेजिंग उसके साथ उसकी मीटिंग हो जाती है। हाँ। जिससे नस्ल की बेहतरी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मसनूई नस्ल कशी की तरफ लोग आएँ, ताकि जो मसनूई नस्ल कशी में हम जितना भी सीमेंट पैदा करते हैं वो अच्छी गायों के और साफ वाले जानवरों के वो सीमन होने चाहिए। तो अच्छा, अब ब्रेक के से पहले मैं एक सवाल भी करूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी शानदार इनकी काविश है कि एक प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया था कि बकरी और भेड़ की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हवाले से डॉक्टर साहब ने काम किया है, उसके ऊपर मसनूई नस्ल कशी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप यहाँ पर मसनूई नस्ल कशी कर रहे हैं और अगर चोलिस्तानी का ही मतलब प्योर सीमन जो है वो चाहिए हो तो वो फिर जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट हैं या वहाँ से लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। हम यहाँ से जो है जितने भी अच्छे और साफ के मेल पर होते हैं ए कैटेगरी के, उनको हम SPU करानी वाला में भेज देते हैं, जहाँ पे उनका सीमन जो है उसकी डोजेज बनती हैं और पूरे पंजाब में जो भी अच्छे ब्रीडर्स हैं वो वहाँ से सीमन हासिल कर सकते हैं। तो कितनी उम्र तक का मेल जो है वो आम लोग यहाँ पर ले सकते हैं आपसे? हम 1 साल से ज़्यादा का न रखते नहीं हैं, तो 1 साल से पहले वो जो हमसे ले सकते हैं। 1 साल से पहले। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है बड़े नाम हैं जी यहाँ पर, मैंने तो पहली दफ़ा यहाँ पर आकर सुने हैं, और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी खूबियाँ और खसूसियात क्या हैं, उसके ऊपर चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी पहुंचे हैं कुछ और जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जुगैत पीर लाइफ स्टॉक फार्म जो चोलिस्तान का फार्म है, चोलिस्तानी नस्ल का हवाले से, और डॉक्टर रियाज हुसैन शाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरे इसको सेटअप को जो है वो चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ नामों के हवाले से, आपने नाम भी रखे हुए कुछ गायों के? जो हमारे गवाले हैं वो अक्सर जानवरों के नाम रखते हैं और जानवर भी अपने उस नाम को पहचानता है। जैसे ये आपके सामने ये नसरीन है। अच्छा, नसरीन? जी, नसरीन है ये, और ये उसकी बेटी है। वो फिर हमें पूरी वही नस्ल चलती है। ये नसरीन की नस्ल है। ये आपके साथ जो खड़ी है 4215 इसका नंबर है, ये गुलाबों की नस्ल से है। ये गुलाबो है? ये गुलाबो है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ जो खड़ी है वो जीनत है।
अच्छा जी। और वो जो उस तरफ हमारी खड़ी है वो आलिया उसका नाम है। आलिया। जी। और ये जानवर जो ग्वाले हैं उस नाम से उस जानवर को आवाज़ देते हैं तो वो पहचानता है अपने नाम को और सही। उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, वैसे ये तो बाकायदा लड़कियों के नाम हैं, आपने इधर मतलब इनके रखे हुए हैं जी। प्यार से जी सबके नाम? न प्यार से, लेकिन जो मेल थे उसका भी नाम हमने नसुधीर रखा हुआ था। अच्छा जी जी। इस तरह हम जो जो बुल होते हैं उनके नाम भी नमेल के नाम से, ये बस जो ग्वाले हैं वो अपनी शौक से अपनी मर्ज़ी से वो इनके नाम रख लेते हैं। और जानवर जो बचपन से वो नाम सुनता है तो अच्छा। बड़े होने तक अब वो ग्वाला इसको आवाज़ देगा नसरीन पीछे हो जाओ, वो ये पीछे हो जाएगी नहीं। अच्छा। तो ये इस तरह से उनकी एक अफिलिएशन है ग्वाले की जानवर के साथ, अब उस नाम से मोहब्बत से उसको बुलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे नसरीन के हवाले से। सबसे पहले तो ये जो नसरीन है जी, जो आपको इस फ्रेम में नज़र आ रही हैं दो इकट्ठी, ये माँ और बेटी हैं। तो सर ये कितना सुआ जो हैं वो इन्होंने बच्चे दे, कितने बच्चे अब तक ये दे चुकी हैं? जो पहली है जी जो नसरीन है उसने 13 बच्चे दे दिए हैं जी। अच्छा। 2003 की पैदावार है उसकी। अच्छा। तो अब 17 साल की है, 13 बच्चे वो दे चुकी है और 14 बच्चे इसके पेट में है। 13 बच्चे जी दे चुकी है। ये है चोलिस्तानी गाय की खासियत, और असल ब्रीड आपके पास है। तो 13 बच्चे दे चुकी है और 14वां बच्चा उसका पेट में है। और माशाल्लाह उसकी जो सेहत है वो भी बहुत खूबसूरत है। मतलब ये नहीं है कि जैसे देहातों में हम देखते हैं कि जिसने 5-6 सुए दिए तो उसकी बिल्कुल मरियल हो गई, उसकी कोई हालत नहीं होती। और जो उसके सामने है सर, इसका ये बेटी है इसकी, ये भी प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। इसने अपना पहला बच्चा देना, ये 2015 की इसकी पैदाइश है। अच्छा जी। ये इसने अपना पहला बच्चा देना जी। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो देने वाली गाय इस वक्त आपके फार्म पे है, उसने कितने बच्चे दिए हुए हैं? इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो 15 है, लेकिन ये जो आपके सामने जिसकी तस्वीर लगी हुई है जी, इसने टोटल 18 बच्चे इस फार्म पर दिए, ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा जी 18 बच्चे। और जब 19वां बच्चा इसके पेट में था जब ये ऑक्शन हुई है। 19वां बच्चा जी पेट में हुआ। ये आपको मेरे पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, इसने 18 बच्चे यहाँ पे दिए फार्म पे, और 19वां बच्चा जब इसके पेट में आया तो इसका मतलब है कि चोलिस्तान की जो गाय है वो न सिर्फ अगर वो दूध, मतलब बाहर की जो नस्लें आ रही हैं उनके मुकाबले में बेचारी का दूध थोड़ा सा कम है, लेकिन वो खुराक भी कम खाती होगी, वो शावर में भी नहीं खड़ी होती, वो भी बचत, आपका पंखा भी नहीं चल रहा, आपकी बिजली भी इस्तेमाल नहीं हो रही, और वो आपको अगर 3-4 मेरे ख्याल में सुए देती होंगी, वो जो फ्रीजन जर्सी अमेरिकन वगैरह आती है ऐसे ना। तो ये अगर आपको 13-15 सुए देती है तो कितना प्रॉफिटेबल है ये आपको लगता है कि उनके मुकाबले में? उनके मुकाबले में देखें इसमें एक और भी इसकी खूबी है, जो बाहर की गायें उनकी जो फैट परसेंटेज होती है वो 3.5 होती है, 3.5, जबकि ये जो गायें हैं इनका दूध जो है वो टेस्टी भी है और इनकी जो फ़ैट है वो 4.4 से लेके 5 तक इनकी फ़ैट होती है। अच्छा। जो कि करीब, इसका मतलब इसमें दूध में मक्खन भी इसका ना ज़्यादा है, ताकतवर भी ये ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम उसको एडजस्ट करें उसके दूध के हिसाब से तो इसका दूध जो है उसकी निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और सेहत बख्श भी उसका है। तो लेकिन जो अगर दूध के उनके अगर दूध की पैदावार ज़्यादा है तो इनके जो दूसरे करैक्टर, दूसरी जो खसूसियात हैं वो इनको मुमताज़ करती हैं उनसे। और एक सबसे बड़ी बात जो आजकल जो रिसर्च हुई है वो ये है कि देखें ये हर जानवर के ऊपर एक कोहान है छोटी सी। सही। जो बाहर की गायें हैं उनके ऊपर कोहान नहीं होती। बिल्कुल सही। तो अभी आप नेट पर देख सकते हैं, साइंस की किताबों में देख सकते हैं कि दूध 2 किस्म के हो गए हैं, A1 टाइप का दूध है और A2 टाइप का दूध है। तो हमारी जितनी भी नस्लें हैं वो उनका दूध जो है वो A2 टाइप का है जो कि ज़्यादा सेहतमंद है। अच्छा। और साइंस अभी साबित कर रही है कि जो A1 टाइप का जो दूध है, जो लोग ज़्यादा अरसे तक उस दूध को पीते हैं उनमें 6 बीमारियाँ आ जाती हैं। अच्छा। और सबसे जो बड़ी बीमारी है वो शेज़ोफ्रीनिया है, जिसको आम फहम में कहते हैं भूलने की बीमारी। अभी तो चलते हैं, सबसे पहले ससी से मुलाकात करते हैं कि ससी जो है वो यहाँ पर किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है। ससी को मेरे ख्याल में दिखा दें नाजरीन को। जी बिल्कुल जी। आइए जी देखते हैं, ससी को देखते हैं और उसके बाद कुछ और बातें जो हैं वो करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आएँ सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ ससी जो है वो मौजूद है। सर ससी कौन सी, ये वाली है 25? जी ये वाली गाय जी, ससी जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है सर? इसकी खासियत ये है, एक तो इसके दूध का पैदावार इसकी ज़्यादा है, लेकिन एक सूए में यानी कि एक बच्चा देने से अगले बच्चा देने तक जो दूध है ये सारे फार्म में सबसे ज़्यादा दूध इसका है। अच्छा जी सही। जी इसने तकरीबन जो है ना 3000 लीटर तक इसने एक सूए में दूध दिया है। 3000 लीटर तक जी माशाल्लाह जी। एक गाय चोलिस्तान नस्ल की जो है वो 3000, और ये ससी का कमाल है। और उसका पुन्नू आपने भगा दिया। जी पुन्नू इसका भाग है जी।
अच्छा। अब चूँकि हम ना टोटली मसनूई नस्ल कशी करते हैं, इसलिए मेल हम रखते नहीं अपने पास में। अच्छा। वरना जिस तरह से ये गायों के नाम है, इस तरह ग्वालों ने मेल्स के भी नाम रखे हुए थे। अच्छा। जैसे सुधीर रखा हुआ था, पुन्नू रखा हुआ था। अच्छा जी, इस तरह से उनके भी नाम रखते थे, लेकिन जब से वो मेल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो अब उनके नाम नहीं, अब सिर्फ फीमेल्स के नाम रह गए। फीमेल्स के नाम। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपने वो काम किया हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भेड़ और बकरी के हवाले से, कितना कामयाब है, और लगता है आपको अगर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है? जी, हमने बहादुरनगर फार्म पे, एक उकाड़ा में एक बहादुरनगर फार्म है, वहाँ पे लोही नस्ल की भेड़ें हैं। अच्छा। वहाँ पर मैंने 2 साल तक उसका मसनूई नस्ल कशी का काम किया है। सही। लेकिन उसमें थोड़ी सी अभी रिसर्च चूँकि उसमें जारी है, उसका जो है वो सीमन उसका फ्रीज नहीं होता। जैसे हम इसका क्या वजह? उसमें कुछ उसके जो भी सीमन फ्रेश लेते हैं ना, उसमें हम कुछ ऐसे डाइल्यूएंट डालते हैं जो उसको पतला करके ना उसको महफूज करते हैं। सही। तो अभी रिसर्च है, उनके स्पर्म्स की जो है उसमें जो न्यूट्रिशन है, खुराक वो कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा अर्से तक वो फ्रीज नहीं हो सकते। सही। जबकि जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, इसका जो सीमन है वो अगर 20 साल तक भी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको न प्रिजर्व करके रखें तो 20 साल तक भी वो लिक्विड नाइट्रोजन में रह सकता है। लेकिन वो नहीं रह सकता, इसलिए हम उसमें जो मसनूई नस्ल कशी करते हैं वो ताज़ा सीमन से करते हैं। ताज़ा सीमन से करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेड़ और बकरी के ऊपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे काम हो रहा है? जी, हो रहा है। तो वो कामयाब है? नहीं, अभी उसमें भी न प्रॉब्लम ये, इसलिए तो हमारे मुल्क में भी जो है ना काम जो है ना प्रोसेस है, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी हो रहा है, और अभी ये जो हाल में ये चोरस्तान यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ पर भी ना गोट के जो सीमन के ऊपर काम स्टार्ट करने हैं। अच्छा, गोट के सीमन के ऊपर, ये तो बड़ा अच्छा है। सिर्फ ये बताइएगा कि इसमें भी जैसे क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है, तो आपने जो तजर्बाती तौर पर जो काम किया, 2 साल आप बता रहे हैं कि काम किया, तो उसमें भी इसकी क्रॉस ब्रीड के ऊपर गाय या भेड़ या बकरी के ऊपर काम हो सकता है? जी, उसमें काम चल रहा ना, जो से टैडी का और देसी का क्रॉस करवाया गया था जो बकरियों में। बिल्कुल। और उसका क्योंकि टैडी जो है उसकी खसूसियत ये है कि वो ज़्यादा बच्चे देती है, और जो देसी है बीतल जिसे हम कहते हैं वो दूध ज़्यादा देती है। तो उन दोनों का क्रॉस करवाया गया है और उस क्रॉस के रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं। अच्छा, अच्छे हैं। जी बिल्कुल, उसमें दूध की मिकदार बढ़ जाती है, बच्चे जो 4 देती है वो 2 पे आ जाती है, लेकिन दूध की पैदावार बढ़ जाती है। दूध की पैदावार बढ़ जाती है, और उसमें जो शर्ह-अमवात है वो भी इसमें बहुत कम हो जाती है, क्योंकि टैडी में शर्ह-अमवात ज़्यादा है। शर्ह-अमवात भी कम हो जाती है। ताज़ा इस वक्त चुवाई हुई है दूध की जी, और मिल्किंग हुई है। खालिस दूध का अपना ही मज़ा है। तो आपको आप क्या रिकमेंड करेंगे आखिर में लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए, दही इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, कि जानवर ख़ास तौर पर अच्छी नस्ल की गाय बच्चों के लिए रखना, घर के दूध के लिए भी, और फिर मुनाफा बख्श कारोबार के लिए भी कितना ज़रूरी है? इसमें सिर्फ मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, लोग जो है ना जानवरों का तादाद जो है ना उसको बड़ा वो तरजीह देते हैं कि मेरे पास 50 जानवर हैं, मेरे पास 100 जानवर हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जो अच्छी पैदावार वाले जानवर हैं उनको रखें, और जो जानवर एक मेयार से कम जो पैदावार दे रहे हैं उनको निकाल दें। वही ख़र्चा आप उन जानवरों के ऊपर करेंगे जो अपन फार्म पे रखेंगे, तो उससे जो है आपकी जो उन जानवरों की पैदावार बेहतर हो जाएगी। तो गाय का दूध वैसे भी जो है इसमें शिफा है, और ये घर में बच्चों का दूध हजम भी है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे, ये मुनाफा बख्श भी है, और बच्चों के लिए और फैमिली के लिए भी ये फ़ायदेमंद मुनाफा बख्श भी है। मुनाफा बख्श, बेहतरीन मुनाफा बख्श ये है। इसको अगर साइंटिफिक लाइंस के ऊपर साइंसी पे चलाया जाए तो ये है, जैसे हम कहते हैं कि साइलेज इनको खिलाया जाए, हम कहते हैं उनको हे खिलाई जाए, लेकिन अगर आप रवायती चारा जात पर रहेंगे तो इसमें इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा साइंसी बुनियादों पर अगर इसको लेके चलते हैं तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा। और इन 2 जो पोर्शन थे हमारे, इसमें हमने आपको मिल्किंग भी दिखाई और मुख्तलिफ नाम जो हैं उनसे भी तारुफ़ करवाया, तो कितना फ़ायदेमंद है ये भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। अभी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि पंजाब के अंदर कितने ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, कितने उनके ऊपर क्या काम हो रहा है। सीमन प्रोडक्शन यूनिट की ज़रा बात करते हैं, भेड़ और बकरियों के हवाले से जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं जुगैत पीर फार्म के हवाले से। पहले हमने आपको जुगैत पीर फार्म दिखाया, यहाँ पर जो चोलिस्तान नस्ल की खूबसूरत गाय हैं, उनकी जो ब्रीडिंग यहाँ पर हो रही है, उनकी जो नस्ल है उसको महफूज किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या क्या काम हो रहा है उसके हवाले से हमने बात की, और फार्म की जो इंचार्ज हैं उन्होंने बड़ा डिटेल चीज़ें बताई।
बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद है। अब ज़रा जुगैदपुर फार्म से निकलकर पूरे पंजाब की जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लेते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से भी हम पहले प्रोग्राम किया, उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। ओवरऑल यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो इस तमाम के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब, आप डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन पंजाब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से जुगैदपीर का फार्म है, इसी तरह से साहिवाल का भी फार्म है। अभी गाय के हवाले से बात करें तो कितना काम हो रहा है पंजाब के अंदर जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के हवाले से, और उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है? गाय के हवाले से तो हमारे पास दो ही अपनी इंडिजिनस एस्टेब्लिश ब्रीड हैं। एक जो चोलिस्तानी जिस जगह पे आप मौजूद हैं, दूसरी साहिवाल नस्ल की जो गाय होती हैं। बिल्कुल सही। तो इसको आगे चलाने के लिए एक प्रोग्राम होता है जी, PTP प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम, सही, जिसमें हम इसको पूरा टेस्ट करते हैं कि इसकी नस्ल को, कि गाय का दूध ठीक है, उसकी मिकदार, उसकी सारे उसके जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो खवास हैं उस नस्ल के, वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ों से उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये जो दो नस्लें हैं, इन दोनों पे प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम हमारे पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में चल रहा है। चोलिस्तान में भी चल रहा है, साहिवाल में चलता है। वहाँ से फिर जो अच्छे नस्ल के उस प्रोग्राम के थ्रू बुल्स निकलते हैं, मेल निकलते हैं, उनको फिर हम 3-4 प्रोसेस से एक पहले वो फार्म पे होता है या प्राइवेट फार्म पे होता है, वहाँ से कमेटी सेलेक्ट करके उसको लेके आती है CRC पे, जिसको हम काफ रेजिंग सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे आता है, वहाँ पे वो 1 साल रहता है। उसके बाद फिर एक और एक्सपर्ट्स की टीम आती है जो उसमें से सिलेक्ट करती है बुल्स को, और फिर वहाँ से उसको सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद फिर देखा जाता है उसकी सीमन क्वालिटी को। अगेन एक एक्सपर्ट की कमेटी फिर उसको वैल्यूएट करती है कि जी इसका सीमन की क्वालिटीज़ ठीक हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर उसमें से सिलेक्ट करके तो अल्टीमेटली वो जो क्रीम बनती है, ठीक है, उसको हम अपने SPUs पे रखते हैं, या प्राइवेट SPUs जो हैं वो ले जाते हैं, और उसके पर सीमन को आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फील्ड में। तो इस तरह हम ब्रीड इंप्रूवमेंट पे हम आगे उसको काम चला रहे हैं। अच्छा सर, साहिवाल नस्ल का भी एक बहुत बड़ा नाम है। मैं कराची गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक डेयरी फार्म मैंने विज़िट किया, जमील मेमन साहब थे, उनके फार्म को हमने विज़िट किया, तो वो कह रहे थे कि मैंने अब तक जो चीज़ें देखी हैं तो सबसे बेहतरीन मुझे जो गाय मिली है, जो पोटेंशियल भी जिसमें है, जो गर्मी को भी, पानी की कमी को भी, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, वो चोलिस्तान नस्ल की है। हम चोलिस्तान के लोगों को देखते हैं तो वो मतलब जिस तरह की भी गाय है अभी ठीक है, चल गई, जिस तरह का भी मिक्सचर है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी प्रोडक्शन के लिए प्योर ब्रीड का होना? इसमें भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएं हैं जी। एक तो जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली नस्ल तो काउंट करती है, सही, ठीक है, कि अगर मतलब गाड़ी अच्छे ब्रांड की है, अच्छा इंजन है, तो डेफिनेटली वो परफॉर्म भी बेहतर करेगी उतने ही पेट्रोल में जितने में कि कोई और किस्म की गाड़ी परफॉर्म करेगी। अगर अच्छी नस्ल की गाय है, ठीक है, तो वो खाना उसने उतना ही है जितना कि दूसरी किसी बेनस्ली किस्म की गाय ने खाना है, बट वो बेहतर उसमें दूध, तो नस्ल तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। बट जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो ये कहते हैं कि नस्ल के साथ साथ कोई 60-70% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी अदर फैक्टर्स जो है, एनवायरनमेंट है, फीडिंग है, आपकी हाउसिंग है, वो सारी कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि खाली नस्ल हो और आप उसको खाने को कुछ ना दें, बिल्कुल सही, वो सारा दिन ना उसको कोई साया मिले, ना उसको पानी मिले, तो फिर वहाँ नस्ल भी कुछ नहीं करेगी। तो हमारे फार्मर्स में नस्ल के साथ साथ ये जो अवेयरनेस है जानवर को रखने की, वो बहुत ज़रूरी है कि ये इसको रखना कैसे, इसको फीड कैसे करना है। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट जब बाहर से आते हैं उनसे जब डिस्कस करते हैं तो ये भी कहते हैं कि क्या आपने अपनी जो नस्ल है यहाँ पे मौजूद, उसका पूरा पोटेंशियल ये सारी चीज़ें दे के, लाइक आपने उनको अच्छा हाउसिंग दे के, आपने अच्छी फीडिंग दे के चेक कर लिया कि उसका पोटेंशियल है कितना। बिल्कुल सही। तो वो हमारे एनिमल्स में वो भी अभी इश्यूज़ हैं कि वो हमारे पास हमने उसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट ही नहीं किया कि इसमें है कितना सही, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने पहले कहा कि वो जब जमील मेमन साहब ने जिस तरह कहा, तो हमारी ये जो चोलिस्तानी है दी बेस्ट है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरी जितनी भी दुनिया की है ये गाय हैं, उसके ये एंसेस्टर हैं, सही, यहीं से आगे चली हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं, महकमा काम कर रहा है, प्राइवेट ब्रीडर्स काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये ख़ास तौर पर चोलिस्तानी, क्योंकि इसका आपने देखा होगा कि इसके दूध भी एज़ कम्पेयर टू जो हम बाहर से आती हैं बहुत बेहतर होता है। अच्छा सर, ये ज़रा गाय भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने बात की कि ये शुरू में अव्वलीन है, यहाँ से फिर बाकी की नस्लें जो हैं वो चीज़ें चली हैं, तो हम देखते हैं कि बाहर से जो गाय आ रही है उसका किसी का
45 लीटर है, 50 लीटर है, 24 घंटे की अगर हम बात करें 60 लीटर तक भी यहाँ ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि इनके ऊपर अगर काम होए, क्योंकि 40 मेरे घर में अगर चौलिस्तानी गाय है तो वो तो 2, 3, 4 किलो से ज़्यादा टाइम पे देने वाली नहीं है। ठीक है। तो आपको लगता है कि इनके ऊपर अगर काम हो और कोई आप काम कर रहे हैं कि इनकी भी प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बेहतर हो जाए? देखिए, प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे जो कुछ चीज़ें वो हैं जिसको ना हम अपनी रवायात के अमीन पता नहीं उसको बोलते क्या, कि हमने कहा जी जो जानवर हमारे पास खड़ा है हमने इसको ख़त्म नहीं करना, जैसा भी हमने रखना है। अब हमारा इशू ये पाकिस्तान का पूरे का पंजाब का यही है कि हम जो है उसको हम लफ्ज़ टेक्निकल बोलते हैं कलिंग। सही। कि जो आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उसको ख़त्म कर दें। बिल्कुल सही। हम उसको ख़त्म नहीं करते। जो जिनकी आप बात करें उन्होंने यही कलिंग और सिलेक्शन के थ्रू इम्प्रूवमेंट किए कि जो अच्छी है उसको आगे लेके चलते रहें, जो बुरी है उसको देखिए। अब हमारे अगर आप देखेंगे ना तो जो मेजॉरिटी एनिमल्स हैं वो हैं जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बट जो रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, मैं और आप जो बात कर रहे हैं सारी डेवलपमेंट की, जितना आपका मीडिया का आज का खर्चा आएगा मेरा सब, अब उसमें से जो पोर्शन मेजर है वो तो उस पर लग जाएगा ना, वो जो 70% 60% जो अनइकोनॉमिकल है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट जितना जोर लगा रही है, ठीक है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे, राशन पे, वंडा अच्छा दे रही है, फॉडर पे जोर लगा रही है, बट वो सारा का सारा उसमें से मेजर चंक जो है वो तो वही अच्छा सर, एक और मेन चीज़ जो है वो अब हमने पिछले 6-7 माह के अंदर देखा कि जो कोरोना की वबा आई और जितने भी कारोबार थे वो लैप्स हुए, लोग परेशान हुए, बिजनेसमैन जो है वो बड़े परेशान हुए और बड़ी बुरी हालात लोगों के हुए। लेकिन 2 सेक्टर थे जिन्होंने मुल्क को जो है वो आगे ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक हमारा एग्रीकल्चर था और एक हमारा लाइफ स्टॉक था। मतलब हर चीज़ हमें बैठती हुई दिखाई दे रही थी सिवाय इन 2 शोबाजात के। तो आपको लगता है कि इनको अगर मज़ीद डेवलप किया जाए तो ये किसी भी तरह के हालात में मुल्क के लिए और हमारे काश्तकार के लिए बेहतर? देखिए, आपने खुद ही एक बात कर दी कि इन कोरोना के हालात में ना तो देखें दूध बंद हुआ है, ठीक है, ना अंडा बंद हुआ है, ना गोश्त बंद हुआ है, सारा एज सच। और वो मतलब जिस तरह वो एक्सपर्ट भी कहते थे कि बंदे के अंदर अपने इम्यूनिटी के लिए उसके अंदर जान होनी चाहिए, उसको खुराक बेहतर नहीं चाहिए। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर ने वो सारी कमी पूरी की है। और फिर हम हैं भी एग्रीकल्चर कंट्री, तो इस पे हम जितना ज़्यादा काम करेंगे शायद वो कुछ लोग कहते हैं कि जी जो फूड बास्केट है दुनिया के लिए वो ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अपने एग्रीकल्चर में देख लें, आप अपने लाइफ स्टॉक में देख लें, ठीक है, कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है। तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट ब्रीडर जैसे आप मेमन साहब की बात कर रहे हैं, पंजाब में बड़े लोग हैं जो शौकीन हैं और जो इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी आएगी। काफ़ी ज़्यादा यकीनन जो है जी आनी भी चाहिए। और अभी हम जुगैद पीर फार्म के पे मौजूद हैं और ये आपको बड़ी खूबसूरत चौलिस्तानी गाय जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स में जो हैं वो चौलिस्तान का एक इंडिजिनस अपने कलर्स हैं और अपनी एक खूबसूरती है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अब ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद बात करेंगे बकरियां और भेड़ें, उनके ऊपर और उनकी जो आर्टिफिशियल मसनूई नस्ल कशी है उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर नीली और रावी के हवाले से भी ख़ास तौर पर आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब ब्रीडिंग के हवाले से और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम इसका पोटेंशियल देखें और इसका कंट्रीब्यूशन देखें पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसके अंदर तो बहुत हौसला अफजा है, तो उस हिसाब से क्या आप समझ रहे हैं कि इसके बेहतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए सेक्टर की जो बजट आपको दरकार है वो काफ़ी है या मज़ीद इसके अंदर जो है वो अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए जी, अगर बजट की बात है तो बजट में तो क्योंकि पूरे फाइनेंशियल जो सिस्टम है पूरी दुनिया का ही वो पूरा का पूरा इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है ना। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा बजट देगी, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें विद इन रिसोर्सेज रह के ही काम करना चाहिए। तो उसमें विद इन रिसोर्सेज हम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बात की थी कि जी हम इस पर भेड़ बकरी पे बात करेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये जो साउथ का इलाका हमारा है, ये एक ज़िले की अगर आप उठा के देखें सेंसस, तो एक ज़िले में लाखों के हिसाब से भेड़ बकरी हैं, ठीक है।
अब उस पर भी महकमा काम करने जा रहा है कि हम इसको एक जो मैंने कहा ना कि जैसे साहिवाल और चोलिस्तानी के लिए पीटीपी प्रोग्राम है, तो इस तरह हम इसके लिए शीप एंड गोट के लिए भी पीटीपी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें बाकायदा इनके सारी रिकॉर्डिंग होगी, सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन के थ्रू आगे उनके मेल्स चलाए जाएंगे और फिर उन मेल्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि वो जो मसनूई नस्ल का शीप है उसके ज़रिए इसको। अच्छा, ये सर बड़ी अहम है। हम देखते हैं कि गाय भैंस के अंदर तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो भेड़ बकरी क्योंकि तादाद में भी ज़्यादा हैं और इनकी नस्लें जो हैं वो भी बड़ी अच्छी इस पूरी पट्टी में आपको मिलती हैं, तो वो क्या तजर्बा पहले कोई पाकिस्तान में हुआ है और अब उसकी क्या सिचुएशन है कि उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो और अच्छी ब्रीड की तरफ जाया जाए? तजर्बे की हद तक तो ये हो चुका है, सारा कुछ तजर्बा हो चुका है, सक्सेसफुल भी है, सारा कुछ है। हमारे यहाँ पे जो इस वक्त इंचार्ज काम कर रहे हैं डॉक्टर रियाज, उनका ही अपना एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ये सारा काम किया। अब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सही, इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट ईयर हम उसको अपने फार्म्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे कि मसनूई नस्ल के शी के ज़रिए हम उसको आगे लेके चलेंगे। और इसमें तो इतना पोटेंशियल है ये जो आपके भेड़ बकरी हैं कि अगर हम कोशिश करके सिर्फ जो हमारी हज की मार्केट है सऊदीया में साल में, अगर हम वही एक देखें, वो ऑस्ट्रेलिया देता है। बिल्कुल सही। अब ऑस्ट्रेलिया को अंदर से चल के और अपने समुंदर तक पहुंचने के लिए जितने दिन चाहिए उससे कम दिनों में हम यहाँ से सऊदीया पहुंच जाते हैं। सी क्रॉस किए होते चले गए। और इतनी बड़ी हज के ऊपर आप देखें कितने लाखों बड़ी मार्केट कितनी मार्केट है। हाँ। क्या तो हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी बेहतर थोड़ा सा किया, जैसे मैंने कहा कि हम उसको मसनूई नस्ल के लिए और पीटीपी प्रोग्राम में एंटर करके हम उसको सिलेक्शन के ज़रिए उसको बेहतर करेंगे और बेहतर करके इंशाल्लाह उसको उसमें जो गोश्त की पैदावार है उसको हम बढ़ाने की। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ फार्म्स मैंने विज़िट किए हैं। डच भी यहाँ पर मौजूद हैं, जर्सी भी मौजूद हैं, फ्रिजन भी मौजूद हैं, अमेरिकन भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम गाय के हवाले से बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो तजर्बात हो रहे हैं, क्रॉस ब्रीड हो रही है, चोलिस्तान के साथ भी हो रही है, साहिवाल के साथ भी हो रही है, लोग मिक्सचर कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि कौन सी जो क्रॉस ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा हमारे इस खित्ते के लिए बेहतर है? देखिए जी, ये दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब मेरे हिसाब में एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में तो हम जिस तरह अपनी ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं, ब्रीड डेवलपमेंट पे जिस तरह काम कर रहे हैं, चोलिस्तानी पे, साहिवाल पे, अगर हम कॉ को आएँ और बफलो में जो है वो नीली रावी पे, तो वो हमें करना चाहिए। जो इम्पोर्टेड गाय आ रही हैं, नो डाउट आपने जैसे कहा कि मिल्क प्रोडक्शन उसकी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें, बट हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ आप एक प्रोडक्शन की बेस के ऊपर आप नहीं किसी चीज़ पर रिलाई कर सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारी लोकल क्लाइमेट में, लोकल माहौल में उसको अडॉप्ट करना कितना मुश्किल है ये सब लोग जानते हैं। अब ये इस तरह धूप में खड़ी है, वो खड़ी नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अभी आज आपने एक गाय देखी कि जी वो उसका 13वीं लैक्टेशन यानी 13वां सूआ है। ठीक है, और अच्छी प्रोडक्शन दे रही है। वेयर शायद वो जब आती हैं तो वो तीसरा होता है और चौथा पे वो नहीं होता। सही, वो 3 में पूरा कर देती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उनके जो और चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए क्रॉस अगर हमने करवाना भी है तो वो एज ए शॉर्ट टर्म क्रॉस होएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो मेरे मुशाहिदे में आई वो ये भी है कि अगर मतलब बाहर की ब्रीड्स हैं जो यहाँ पर ख़ास तौर पर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसके लिए भी हमारी चोलिस्तानी नस्ल की गाय जो है वो जो क्रॉस हो रहा होता है तो उसकी मुदाफ़ियत में और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने में वो उसके जो चीज़ें हैं वो मुआवनत कर रही होती हैं। क्योंकि इस पर प्राइवेट ब्रीडर्स ने काम किया और प्राइवेट ब्रीडर्स का ये ख्याल है कि चोलिस्तानी का जो क्रॉस है वो बेहतर परफॉर्म करता है। आप किसी भी एक्जॉटिक के साथ जब करते हैं तो चोलिस्तानी का क्रॉस जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू साहिवाल के। सही, ये बेहतर। अच्छा सर, एक और चीज़, जिस तरह इनके फार्म्स बने हुए हैं, अगर हम बात करें लायलपुरी बकरे जिससे कहते हैं, राजनपुरी बकरे हो गए, हमारे यहाँ बीतल हो गई, हमारे यहाँ मक्खी चीनी हो गई, ये हो गए, और इसी तरह भेड़ के अंदर कोई जो मुख्तलिफ हैं उनके भी कोई ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं? जी हमारे पास हैं जी, हमारा लैया में रख खैरे वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। सही। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ यही है। उसमें अब नाची ब्रीड है, आपकी डेरा दीनपरा ब्रीड है, वहाँ पे है थली ब्रीड, वहाँ पे है भेड़ की, तो वहाँ पे है। फिर आपके यहाँ पे भी मौजूद है भेड़ें। सही। ठीक है, हमारा अलादाद फार्म है खानेवाल में, वहाँ पे भी ये आपका बीतल मौजूद है। ठीक है, भेड़ की मौजूद है। हमारे जो भक्खर में 4 फार्म है, वहाँ पे 3 फार्म के अंदर जो है वो थली जो है उस इलाके की जो ब्रीड है
खुशाब में हमारा फार्म है, वहाँ पे कजली अवेलेबल है, तो उस पर भी हम साथ साथ बिल्कुल डेफिनेटली हम काम करें। जैसे मैंने कहा ना कि हम उस पर उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी बेहतर प्रोडक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जितनी इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान में आप यहाँ पर पंजाब में कर रहे हैं, तो कोई इस तरह का क्यों म्यूचुअल एक्सपोजर भी होता है कि आप या आपके जो माहिरीन हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक में जा रहे हों, या माहिरीन की टीमें बाहर से यहाँ पर आ रही हों, और मिल्क के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉटन पे मुख्तलिफ उसके ऊपर जो है तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ आम के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो किसी मुल्क के साथ कोई इस तरह का भी आपका वो सूरत हाल है? जी बिल्कुल है जी, मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारा नीली रावी के साथ भी कोऑपरेट के हिसाब से भी है, चाइना के साथ भी है, ब्राज़ील के साथ भी है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, इटली के साथ है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा साहिवाल है उसका भी हमारा जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो रब्ता है, और उनके साथ मिल के कोलैबोरेटिव रिसर्च पे जो है वो काम हो रहा है। अच्छा सर, नीली और रावी के ऊपर मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि उसकी यहाँ पर क्या सिचुएशन है। हमारे यहाँ तो भैंस यहाँ पर रखी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है कि उनके पास कौन सी ब्रीड इस वक्त मौजूद है, और वो भी वही स्ट्रक्चर होता है, अच्छा जी बस घर का 2-3 किलो का लीटर आ जाए सुबह का और 2-3 का शाम का आ जाए, और उसके ऊपर भी ख़ास तौर पर लोगों को आपको लगता है कि आगाही देने की ज़रूरत है कि उसको भी चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ। जो नीली रावी भैंस है ना, ये हमारे ऊपर हमारे यहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, शायद वो भैंस ही है। सही, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। जो चीज़ पाकिस्तान के पास अभी तो आपने कह दिया ना कि जी दुनिया में वो 60 लीटर दे रही है, वो इतने लीटर दे रही है, काऊ में तो कंपटीशन है, बिल्कुल सही, बट जो बफलो है उसमें कंपटीशन नहीं है। सबसे ज़्यादा बफलो जो दुनिया में है वो इस वक्त इंडिया के पास है, लेकिन उसकी बफलो जो है हमसे बहुत कमतर है। अच्छा, हमारे हमसाये की, ठीक है। इस तरह बाकी चाइना के पास है, दूसरी जगह के पास है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि नीली रावी आपके पाकिस्तान में या पंजाब में मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर का जो एनिमल है, ठीक है, वो हमारा जो है ये बफलो ही होगा। बफलो, मुझे याद है मैं चंद साल पहले पतोकी भैंस मेला जो हुआ था उसमें मैंने शिरकत की, तो मुल्तान के डोगर साहब थे, उनकी वो 29 लीटर के साथ उनकी वो पहले नंबर पर आई थी। तो इसमें भी मतलब पोटेंशियल, अगर आपको 29-30 लीटर दिन का भैंस दे रही है और इतना गाढ़ा और बेहतरीन दूध दे रही है, तो फिर आपको क्या चाहिए? और जब जो आपने 29 लीटर कहा ना, जब हम उसको एक बोलते हैं, जब उसको करेक्शन फैक्टर लगाते हैं ना, अब ये जो 29 लीटर है ना, ये 6+% इसकी फ़ैट है। सही, जिसकी आप बात कर रहे थे 40 किलो देती है, 50 किलो देती है, वो 3, अच्छा, वो 3 फैट है। सही। अब इसको अब वो जो 6 वाली है, जब उसको 3 पे लेके आएंगे, वो 29 को आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो डबल हो जाएगा। वो तो 100 से भी मतलब वो कहाँ जाता है। तो हम उस हिसाब से जब देखते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारी जो प्रोडक्शन है नीली रावी की भी, या इन जो हमारे इंडिजिनस जानवर हैं, वो बहुत बेहतर है। और जैसे मैंने कहा कि इनके और बहुत से ख्वास है ना, ये तो एक पूरी की पूरी एक साइंस है कि हम किस तरह उनसे बेहतर हैं। बिल्कुल सही, और ये साइंस मेरे ख्याल में आम हमारे लोगों को भी समझ आनी चाहिए, और आइए आपके थ्रू ही आएगी। जी, मैंने बताया ना कि अभी हमने यही कोशिश की है कि हमने अब ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, इसी से लोगों को बताया जाए कि यार हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं और हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे स्केल पे कर रहे होते हैं, 2-2, 4-4 जानवर घरों में होते हैं, और वो ट्रेनिंग कभी ज़िंदगी में कभी नहीं लेते। तो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर आपके जो यहाँ पर लोग हैं उनके कोई इस तरह शेड्यूल बन जाए, कोई कैलेंडर बन जाए कि वहाँ पर एक दिन जो है कम अज़ कम भी कुछ साल में कोई एक दिन भी वहाँ पर गुजारा जाए और लोगों को वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई जाएँ। अच्छा, उसके लिए भी ये है जी कि 2 चीज़ें, जैसे एक तो हमारा आपने शायद देखा होगा, हमारी बसेज़ है, मीडिया बसेज़ हैं जी, वो जाती हैं उस लेवल पे, जाके फार्मर्स को ट्रेनिंग देती हैं, वो हम कर रहे हैं। प्लस हम फिर ये करते हैं कि हमारे उस लेवल पे जो हमारा अपना स्टाफ है उनको समझ लें कि हम एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेन कर देते हैं कि वो फिर आगे जाके डिसेमिनेट इस ट्रेनिंग जो एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन का। सही। तो ये दोनों हमारे पास हैं, खुद भी हमारी वो मीडिया बसेस भी जाती हैं, और प्लस हम जो वहाँ पे मौजूद हमारा अमला है उनको भी हम एक्सटेंशन सर्विसेज में हमको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके डिसेमिनेट करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर नवीद नियाजी साहब यहाँ पर मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक पंजाब। और अभी हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की थी ओवरऑल जुगैद पीर फार्म का, हमने आपको विज़िट कराया। यहाँ पर जो जानवर हैं ख़ास तौर पर रूही चोलिस्तान का ही यहाँ पर सिर्फ ब्रीड है, और उसके हवाले से बात की, और उसके बाद ओवरऑल पंजाब की क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बात की। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।